Basically, data structure is nothing but a kind of unit that facilitate you to manage and organize your data into computer memory. अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम में क्या है। तो हमने अभी देखा कि प्रोग्राम इज बेसिकली डेटा और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। तो जब हम बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं बेसिकली, हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे वेरिएबल्स बढ़ते चले जाते हैं, या हम कहें कि वैसे वैसे हमारा डेटा बढ़ता चला जाता है। तो जब हम बात करते हैं डेटा की, और अगर डेटा काफी ज्यादा मात्रा में है, मींस इट कम्स इन अ ह्यूज अमाउंट, देन इट इज आल्सो बिकम नेसेसरी टू मैनेज इट प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे, वो यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा, तो वो एक्सीडेंटली और इंटेंशनली अपडेट भी हो जाएगा, जिससे आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग अफेक्ट हो सकती है। So instead of data, means instead of variables that are used to store the data, now we come up with a new term that can facilitate these activities that what I'm talking about, like to organize the data, to manage the data. And here the data structures plays their roles. Now, why do we need to manage that data? So basically, when we say the data, every value we call it as a data that is stored in computer. And we generally perform two types of tasks with the data. The first task is that we generally retrieve that data. So whenever it is required, we access the value and we try to read it. So like if I say that now everybody has a phone in your hand, and in that phone you have a contact list. So you know that in the contact list, if you want to call any friend or any person to whom you know, you just go to the contact list, type his name, your contact app will search that name, and accordingly it gives you the number of that particular person, so you can call him. So in this whole process, if you closely observe what it is going, so let's suppose your contact is not organized, means if you look at particular contact list, maybe you see that these contacts are organized in some chronological order, and that chronological order we generally call an alphabetical order. तो आप देखेंगे कि आपके फोन के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एक शॉर्टेड फॉर्म में दिखे हुए हैं। उनको शॉर्टेड फॉर्म में रखने का फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई नंबर ढूंढना होता है तो आप क्विकली उसको ढूंढ लेते हैं। Now this is the one operation that we generally perform with the data, that is what we call read. तो पहले से जो भी कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं उनको आपको पता करना है कि किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ताकि मैं उसको फोन लगा सकूं। तो ये एक तरह का रीडिंग ऑपरेशन है जो आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मैं उन कॉन्टैक्ट्स को अल्फाबेटिकल शॉर्टेड ऑर्डर में ना रखते हुए ऐसे ही पटक दूं, मतलब जिस ऑर्डर में आपने उनको इंसर्ट किया था वो उसी ऑर्डर में आ गए। तो हो सकता है पहले आपने शाहरुख खान का नंबर रखा हो, फिर जितेंद्र का नंबर रखा हो, फिर किसी और का नंबर रखा हो, तो आप देखेंगे कि वो सारे जो भी नंबर्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज वे में पड़े हुए हैं। और अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके फोन में 500 लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं और अब मुझे किसी एक का नंबर ढूंढ के लाइए, तो इट विल टेक टाइम। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हेल्प यू टू efficient some set of operations, and these operations can be read, और समटाइम्स लेट्स सपोज आपको पता चलता है कि आपका कोई एक दोस्त है जिसका फोन नंबर अपडेट हो गया है। तो अभी तो हम केवल उसको रीड कर रहे थे। नाउ लेटर ऑन वी हैव अ सिचुएशंस वेयर वी हैव बीन आस्क्ड टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। तो आपको फिर से उस कॉन्टैक्ट को ढूंढना पड़ेगा और फिर आप उसको अपडेट करने जाएंगे। तो आप प्रीवियस नंबर की जगह पर एक नया नंबर अपलोड कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एन अपडेशन। अपडेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ राइटिंग प्रोसेस। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा के साथ हम दो ही तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। One we call a reading operation, second we call a write operation. Now write operation can be extended to an update operation. अगर हम पहले से ही लिखी हुई वैल्यू को दोबारा से रीराइट करें तो हम उसको अपडेट भी बोल सकते हैं। तो बट फंडामेंटली इट इज अ राइट ऑपरेशन। सो फॉर मी वी जनरली हैव टू ऑपरेशंस, रीड एंड राइट, एंड अपडेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ राइट ऑफ प्रीवियसली रिटन डेटा। और अगर हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें तो हमारे लिए ये दोनों ऑपरेशन इजी होते हैं। और ये केवल दो ही ऑपरेशन है जो हम डेटा के साथ परफॉर्म करते हैं, और बेसिकली डेटा वो जो कंप्यूटर मेमोरी में रखा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक डिसऑर्गेनाइजिंग पैटर्न में काम कर रहे हैं तो ये रीडिंग और ये जो राइटिंग एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी टफ हो जाएगी। तो टू ऑर्गेनाइज योर डेटा प्रीटी वेल, व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन that can be organize that data in a such a way so these operations can be efficient, means these operations can be completed in minimum amount of time or quickly.
ये सारा ऑब्जेक्टिव लेकर हमने डेटा स्ट्रक्चर किया। जैसे कि आप इसके नाम को अगर तोड़ें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है डेटा। डेटा हम समझते हैं वैल्यू, स्ट्रक्चर मतलब जब हम किसी चीजों को किसी एक फॉर्म में किसी एक पैटर्न में अरेंज कर रहे हो तो हम उसको बेसिकली स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एक कलेक्टिव यूनिट हो गई जहां पर कि हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करेंगे ताकि उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं वो ईज आउट हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए, वो क्विक हो जाए। So when you go to learn the definition of a data structure, I define it in a way like a data structure is a logical organization and a management of data so that it can be accessed efficiently for operation. So a data structure is a logical organization and management. Now down the line you can see a simple pic which you clearly understand the effect of organization of a data. So previously your data is like the mix of all kind of values you can see at the top. Then first thing that you can do is the sort it. So what you do, you sort them with the color. So you first select blacks, then yellow, then green, then white, then blue, then red, then orange, then green. So that's how you first sort them, and then you can also arrange them in a proper way, and then you can present that in a visually way. So you can see on the fourth state, it looks really beautiful. On a very first state, it's look drastic. Means I must say that anyone might get confused that what should I pick, what to pick, and not that. तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करो। आपके घर में आपकी मम्मी भी आपको डांटती होंगी, तुमने अपने कमरे की क्या हालत कर रखी है। अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करो, अपने क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करो, अपनी चेयर्स को ऑर्गेनाइज करो, अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करो। और जब भी हम एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में काम करते हैं तो आप पाएंगे कि हमें चीजें आसानी से मिलती हैं, हम उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीथिंग इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर ईज ऑफ एक्सेसिंग ऑफ एनी यूनिट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं उस यूनिट को डेटा के फॉर्म में, तो हम डेटा के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। नाउ आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन ऑन वन पर्टिकुलर वर्ड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ लॉजिकल। तो यहाँ हम बात करते हैं लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज नॉट रिलेटेड विद फिजिकल। फिजिकल और लॉजिकल में डिफरेंस ये है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली आप एक मैट्रिक्स की तरह समझ सकते हैं, जहां की उसके पास हर एक रो में 8 सेल्स है जिसके ऊपर आप 0 1 काइंड ऑफ थिंग लिख सकते हैं। बेसिकली हम जब मेमोरी को मापते हैं तो हम बाइट्स के फॉर्म में मापते हैं, आप लोग जानते हैं। और बाइट्स जो होती है वो बेसिकली 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। सो वन पर्टिकुलर सेल कैन ऑक्यूपाई 1 बिट, that bit can be either 0 and 1. So the size of memory is actually computed by the number of rows that can be in this particular matrix, where the column or always be 8. So if I say that I am having like 10 megabyte memory, so I must say that 10 megabyte is going to be like, we know that 1 megabyte is actually equal to 2 to the power of 10. And when I say the byte, so that is equal to 8. So these number of cells will be in this matrix. Now each cell is going to occupy one value. Now when we say the physical organization, so the data can be anywhere. The data can be anywhere in this matrix, means आप यहाँ भी लिख सकते हैं 5, और ये पूरा 5 इसमें लिखाएगा, यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं। तो फिजिकली ये डेटा इस मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्राम, वी नो द प्रोग्राम इज अ लॉजिकल यूनिट। मयंक रघुवंशी, हेलो हेलो मयंक, Yes, sir. कैन यू हियर मी मयंक? Yes, sir. I can hear you. Loud and clear? Yes, sir. You just sent one emoji to me. Can you explain the meaning of this? So it's sent by mistake. Yeah? By mistake, it has been sent.
and you are doing this mistake continuously from last 2-3 days, like you are asking for me annotating, और मैंने कितनी बार बोला है कि मैं annotating request नहीं दूंगा, अभी भी आपकी एक request मेरे सामने आ रही है annotating. Sir, annotate. I don't do annotate. If you want to say something, please write in chat box. Okay? Okay, sir. And I'm not your friend, so you started to send me emojis. What do you think? Okay. Okay, beta? Okay, sir. Okay. So coming back to the discussion, so physically जो डेटा है वो इस मेमोरी में कैसा भी हो सकता है. हम बात करते हैं लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और जो कि हम देख रहे थे, तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो डेटा है वो या तो एक लिस्ट के फॉर्म में है जहां पर 5 पहले लिखा हुआ है, 7 बाद में लिखा हुआ है और 3 उसके बाद लिखा हुआ है. जबकि अगर हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो 5 के बाद 3 है और उसके बाद 7 है. लेकिन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया. तो हमारा अटेंशन जो होता है वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, ना कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी नहीं देख सकते कि कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी वैल्यू किस लोकेशन पे स्टोर्ड है. We have no idea of that until you really do not dig it. Okay, so always remember this keyword in the definition of data structures, that this actually starts with the logical organization, not with the physical organization. So basically we want to organize our data logically in such a way so the access of that data has become easy, and that so that we can perform some operation efficiently. As I said you, like what kind of operation we generally want to perform. I'm sorry, I think okay. So basically we look for these kind of operations that we want to perform on data. Like either we want to check whether that particular data present there or not. So that is what we call traverse. Sometimes we call it search also. Second, we want to insert new data there. So traversing is kind of reading. Then inserting is a kind of when you want to add some new data into an existing data. Delete, when you want to delete some data from the existing unit. And update, as we have already discussed, to rewrite a data or the existing data. अगर आप फिर से उसकी कुछ वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो हम उसको बात करते हैं. तो फंडामेंटली हम कुल मिला के 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं: ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन. ट्रैवर्सिंग में हम कुछ नहीं करेंगे, डेटा में कोई चेंज नहीं करेंगे, डेटा एज इट इज रहेगा, केवल हम उसको रीड करेंगे. तो ट्रैवर्सिंग इज लाइक कि आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में देख लें कि आपके पास कौन कौन लोगों के नाम है. इंसर्शन दूसरा ऑपरेशन है जहां पर कि हम एक नया कॉन्टेक्ट ऐड करें आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में. सो दैट इज लाइक कि आप एक न्यू एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट एलिमेंट इज द कॉन्टेक्ट ऑफ योर न्यू फ्रेंड. तो आप नाम भी देंगे और उसका एसोसिएटेड नंबर भी देंगे और फिर उस पर्टिकुलर लिस्ट को अपडेट कर देंगे. डिलीट मीन्स कि आप एक एग्जिस्टिंग नंबर को डिलीट कर रहे हैं, और अपडेट मीन्स कि आप किसी एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट को या तो उसके नाम को अपडेट कर रहे हैं या आप उसके नंबर को अपडेट कर रहे हैं. सो बेसिकली यू आर रीराइटिंग द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन डेटा, तो बेसिकली वी टॉक अबाउट दीज 4 ऑपरेशंस. नाउ इन 4 ऑपरेशंस को करने के लिए हमें एक ऑपरेशन जरूर कैरी करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल सर्चिंग. तो चाहे तो आप इंसर्ट करें, ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको ये इंसर्ट नहीं करना पड़ता, बट जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके इंसर्ट करते हैं तो हमें उस लोकेशन को सर्च करना पड़ता है. ट्रैवर्स करने के लिए भी हमें सर्च करना पड़ेगा. डिलीट करने के लिए भी हमें उस आइटम को सर्च करना पड़ेगा जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं. और अपडेट करने के लिए भी हमें उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को सर्च करना पड़ेगा जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं. तो सर्च जो हो गया वो एक कलेक्टिव ऑपरेशन हो गया जो कि हर सिचुएशन में कैरी करना है आपको, चाहे आप इंसर्शन कर रहे हो, चाहे आप डिलीशन कर रहे हो, चाहे आप अपडेशन कर रहे हो. अब बात आती है कि हम सर्च को एफिशिएंट कैसे बनाएं. तो अगर सर्च मतलब कि आपको कुछ ढूंढना है, तो अगर आपको कोई सर्च ऑपरेशन एफिशिएंट बनाना है तो इट इज सजेस्टेड कि आप हमेशा डेटा को शॉर्टेड फॉर्म में रखें. शॉर्टेड मतलब या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखें जमा के उसको, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पिक पे दिखाया था. यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमने डेटा को जैसे ही शॉर्टेड फॉर्म में रखा, इट इज रियली बिकम वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द
एलिमेंट्स ऑफ ईच क्लास, लाइक कौन सा रेड कलर का है, कौन सा ब्लैक कलर का है, कौन सा ब्लू कलर का है। तो आप समझ सकते हो कि हम जब बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं डेटा पे, तो हम 4 ऑपरेशंस की बात करते हैं, ट्रैवर्स, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। और जब हम ये ऑपरेशन कैरी करने जाते हैं डेटा पे, तो हमें एक एसेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज सर्चिंग। और चूंकि सर्चिंग को हमें एफिशिएंट बनाना है, इसलिए हमें एक और ऑपरेशन कैरी करना पड़ता है, शॉर्टिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर में हम कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, इसमें भी हम देखेंगे। जो लोग पहले से पढ़े रखे होंगे वो जानते हैं कि हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, नॉन लीनियर पढ़ते हैं, और बाद में हम सर्चिंग एंड शॉर्टिंग भी पढ़ते हैं। तो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग अब शायद आप समझ रहे होंगे हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उन डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ साथ सर्चिंग एंड शॉर्टिंग इज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, शॉर्टिंग जो होती है वो मैनेजमेंट पार्ट की बात करती है। अभी एक क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटा, how you will manage that data. So I will manage that data by putting in a shorted way or unshorted way, like that. So this is what we call a management of data, that how you actually want to store your data. You want to store that data in a shorted way or non-shorted way. अगर shorted way में रखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके फायदे होते हैं, और अनशॉर्टेड पे में रखोगे तो उसके तो फायदे नहीं होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम ये भी समझेंगे कि शॉर्टेड और अनशॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है। So I hope you are clear with these operations like traversing, insertion. Traversing is like आप वन बाय वन हर एक एलिमेंट को रीड करते हुए चले जा रहे हैं। So it is like a checking how many number of elements are in your data or likewise that. Insertion जब हम कोई नया एलिमेंट ऐड करें, delete जब हम किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करें, अपडेट जब हम किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट की वैल्यू को रीराइट करें या उसको अपडेट करें। ट्रैवर्सिंग इज लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग, ट्रैवर्सिंग इज लाइक आपके पास जो भी सेट ऑफ डेटा है आप उसको वन बाय वन रीड करते चले जा रहे हैं, दैट सिंपली अ ट्रैवर्सिंग, सिंपली रीडिंग ऑफ दैट डेटा, दैट्स व्हाट वी कॉल। And as we have discussed that these all operations required to perform one essential operation, that is the searching, and to make searching efficient we do shorting. So at the end of of this data structure we will also talk about some searching and shorting algorithm. And now go back to your main agenda. So now what I'm going to change, I'm going to change the definition of your program. So previously I said that program is a collection of data and instruction. तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं हमारी चीजों के प्रति समझ बढ़ती चली जाती है और हमें एक चेतना जागृत होती है। वो चेतना एक तरह का नया ज्ञान होता है किसी भी चीज को लेके, जहां से हम एक नया परसेप्शन क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप इमेजिन करेंगे जब ये मानव जाति मतलब आई होगी जमीन पे, जिनको हम बोलते थे आदि मानव, तो ये लोग पत्थरों से मारते थे और किसी को भी मार के खा जाते थे। मतलब देयर वाज नो कल्चर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लाइक दैट। बट जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन बढ़ा, हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारी चेतना बढ़ी, आप देखेंगे कि हमने अपने आप को एडवांस किया और आज हमारे सिविलाइजेशन में कई तरह के कल्चर प्रोपगेट हुए। और ये केवल इसलिए हुए क्योंकि हमने जीवन को अपनी अपनी नजर से देखा और उसके हिसाब से अपने उसकी परिभाषा को परिभाषित किया। जैसे हम कहते हैं वेजिटेरियंस अच्छे होते हैं या नॉन वेजिटेरियंस अच्छे होते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट। बट लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी मानव जाति आगे बढ़ी, हमारी सिविलाइजेशन बढ़ी, हम में कई तरह के कल्चर्स डेवलप हुए, हमने इस जीवन को इसको अलग अलग नजरिए से देखा और उस हिसाब से हमने अपनी डेफिनेशन तैयार की। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम अपनी खुद की परिभाषा क्रिएट करते हैं उस चीज को लेके और फिर हम उसको उसी परसेप्शन में समझना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमने प्रोग्रामिंग की दुनिया में पांव रखा तो हमने बोला कि यार प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो हमारी आदिम जाति की स्टेज थी। थोड़ी देर बाद हमें पता चला नहीं, इसके अंदर तो डेटा भी होता है, इसके अंदर वैल्यूज भी होती है। तो लेटर ऑन हमने उसी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया और हमने बोला कि नो, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये डेटा और इंस्ट्रक्शन का क्लब होता है। फिर हम थोड़े और आगे बढ़े और हमने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम्स बड़े हो गए हैं और डेटा अनऑर्गेनाइज वे में हो गया है। तो अब डेटा को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने इसमें एक नई यूनिट डाल दी एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ डेटा स्ट्रक्चर। तो अब उसी हिसाब से मैं अपने प्रोग्राम को डेफिनेशन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी चेतना बढ़ गई है कि प्रोग्राम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इज एन इंस्ट्रक्शन आई विल कॉल इट इज एन एल्गोरिथम। तो बेसिकली प्रोग्राम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ना डेटा स्ट्रक्चर तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट देते हैं अपने डेटा को कि आप उस डेटा को किस तरीके से रिपीट स्टोर करेंगे,
आप उस डेटा को लॉजिकली किस तरीके से स्टोर करेंगे वो आपको डेटा स्ट्रक्चर देगा, और उस डेटा के ऊपर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा वो एल्गोरिथम बताएगी। तो अब मैं अपने प्रोग्राम की डेफिनेशन को नई चेतना के साथ बदलता हूं, तो मैं उसको बोलता हूं बेसिकली प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। जब आप आगे सेमेस्टर्स में बढ़ेंगे और जब आप डेटा स्ट्रक्चर के बाद डेटा बेसिस पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपकी चेतना और बढ़े और आप कहें नहीं सर, डेटा प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा बेस एंड एल्गोरिथम्स और सम मॉड्यूल्स। और चेतना आगे बढ़ेगी तो आप डेटाबेस से बढ़ के डेटा वेयर हाउस पे चले जाएंगे, तो आप फिर आप कहेंगे नहीं सर, प्रोग्राम इज नॉट ओनली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इट इज अबाउट data warehouses, some front-end technologies, some back-end technologies, some modules, some OLTP। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वैसे वैसे हम अपनी अपनी डेफिनेशंस को बदलेंगे और हम कहेंगे कि हम बुद्धिमान होते गए कंप्यूटर साइंस के मामले में। सो दिस इज व्हाट, बट एट दिस लेवल माय डेफिनेशन स्टेज टू दैट प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ टूल दैट हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन सम sorted way, some organized way, so it become easy to access, it become efficient to operate. Now what is an algorithm? So basically let's talk about what is an algorithm. So algorithm is a kind of procedure that we use to solve any problem, and the way in which we write the algorithm is like it's a step by step procedure. So for if I say that just make me a cup of tea, तो अगर मुझे एक कप चाय बनाने की बात कहूँ तो एक कप चाय बनाना एक प्रॉब्लम है, और अगर किसी बंदा आपसे को आप बोलते हो कि जाओ मुझे एक कप चाय बना के ले आओ, और वो पलट के आपसे बोलता है कि मुझे चाय बनाना नहीं आती, तो वो बंदा कंप्यूटर है। जिससे आपने बोला कि मुझे चाय बना के लाओ, तो कंप्यूटर ने कहा मुझे तो चाय बनाना नहीं आती, तो आपने कहा ओके लेट मी टीच यू। अब जब हम एक प्लेन लेमैन को कोई भी प्रोसेस या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म सिखाते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एल्गोरिथम। तो जैसे ही हम एल्गोरिथम लेने जाते हैं तो हम उससे कहते हैं ओके सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दूध चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, आपको चाय पत्ती चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको एक स्टोव चाहिए, और आपको एक पतीला चाहिए, और आपको एक छन्नी चाहिए, और आपको एक कप चाहिए। तो आप पहले ये चीजें इकट्ठी कर लेना। ओके तो फिर आप अगली 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 बात में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप उससे कहते हैं ओके नाउ यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू मेक अ टी। तो फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप बता दें। सबसे पहले आप पतीले में पानी डालें, फिर उसको स्टोव पर रखें, फिर उसको गर्म होने दें। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें चाय पत्ती और चीनी डाल दें, और जब वो और गर्म हो जाए, जब वो उबलने लगे, तो उस समय आप उसमें दूध डाल दें और उसको थोड़ी देर और हीट दें, और जब वो तैयार हो जाए तो उसको लें और छन्नी से अपने कप में लाके आप मुझे सर्व कर दें। तो आपने उस पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझाया कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये जो सॉल्यूशन प्रोसीजर जो आप स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, हम इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एल्गोरिथम इज नथिंग बट एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ऑब्वियसली कंप्यूटर से हम इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं सुलझाएंगे। वी नो दैट कंप्यूटर्स आर बेसिकली यूज टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो जैसे हमने पहली क्लास में देखा था, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में सॉल्व की जा सके, इसीलिए हम उनको एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बेसिकली एल्गोरिथम जब हम डिफाइन करते हैं तो अ प्रोसेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स की, तो बेसिकली हम 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड करते हैं। पहली चीज ये है कि इनपुट, तो कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो 0 या कुछ इनपुट ले सकती है। सेकेंड थिंग इज एन आउटपुट, तो एटलीस्ट एक आउटपुट जरूर आना चाहिए आपके प्रोग्राम का। सो यू कैन राइट अ प्रोग्राम विच विल नॉट टेक एनी इनपुट बट इट हैज टू जनरेट सम आउटपुट, देन इट विल हैव सम मीनिंग, अदरवाइज दैट प्रोग्राम विल नॉट हैव एनी मीनिंग। एंड वी जनरली डू नॉट डू नॉनसेंस थिंग्स, वी ऑलवेज वर्क इन सेंस। थर्ड इज अ फाइनाइटनेस, कि जो भी आप लिख रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप्स आप डिफाइन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ कितनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइटली रन होती चली जाए कि सर आपको ना इनफाइनाइट स्टेप्स लेना पड़ेंगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सो योर सॉल्यूशन मस्ट बी कंप्लाइंसेस विद सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। वो 10 हो सकती हैं, वो 100 हो सकती हैं, वो 10,000 हो सकती हैं, लेकिन इट अनडिफाइंड नहीं हो सकती है। तो आपकी जो स्टेप्स आप डिफाइन कर रहे हो एल्गोरिथम के लिए वो फाइनाइट होना चाहिए। नाउ डेफिनेटनेस मीन्स कि जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो वो
जो स्टेप आप देख रहे हो वो डिफाइन होना चाहिए, उसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटनेस मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेप, क्योंकि अगर उसमें एम्बिग्यूटी होगी, उसके दो मीनिंग निकलेंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा एंड योर प्रोग्राम विल स्टक। So whatever the step that we are writing for the algorithm, that should be definite, that should not have any ambiguity in it. And fifth one is an effective. So effective means that ki, okay, your program, your algorithm has some fixed number of steps. Your algorithm has some fixed number of definite number of steps. But let's suppose it is not effective. कि हम चले तो थे चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने, लेकिन फाइनली हमने एक साधारण ब्याज कैलकुलेट करके दे दिया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। सर आपने तो बोला था कि आपने इनपुट लेगा तो मेरा प्रोग्राम इनपुट ले रहा है, आपने बोला था आउटपुट लेगा तो वो आउटपुट भी दे रहा है इंटरेस्ट, आपने बोला था कि फिक्स नंबर ऑफ स्टेप होनी चाहिए तो देखो मैंने फिक्स नंबर ऑफ स्टेप भी लिखी है, आपने बोला था कोई स्टेप एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए तो मैंने एम्बिगुअस भी लिखी है, लेकिन मैंने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज मांगा था और आपने मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये इफेक्टिवनेस तो नहीं आई ना। तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी एल्गोरिथम इफेक्टिव भी होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो लिखी गई है, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो उसको सुलझा पा रही है कि नहीं सुलझा पा रही है। अगर वो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है तो हम कहते हैं कि यू हैव अ वैलिड एल्गोरिथम। Let's talk about next thing, like for algorithm, then how this is a simple example of algorithm and this is a simple search procedure and इसको हम लीनियर सर्च बोल सकते हैं। तो ये एक एल्गोरिथम लिखी है हमने जो 2 इनपुट लेगी, एक लिस्ट और एक की, जिस की को हमें उस पर्टिकुलर लिस्ट में ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है लिस्ट को जो होता है वो 1 बाय 1 हम हर एक नंबर को देखेंगे और हम ये कंपेयर करेंगे कि वो नंबर हमारे आइटम के बराबर है कि नहीं है। तो लिस्ट हमारे एक, मान लो एक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं लिस्ट क्या होती है, तो हमने एक लिस्ट ले ली, उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग मान लो 1 से शुरू की। तो ध्यान रखना ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक एल्गोरिथम है, तो इट इज नॉट बाउंड कि आप इसको 0 से स्टार्ट करें। हम अपनी दुनिया में जनरल काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है। और इसको हम कहाँ तक ले गए, लेंथ ऑफ लिस्ट, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो हम सबको एक एक करके चेक करेंगे और चेक करने के साथ ये देखेंगे कि अगर वो एलिमेंट है, मतलब जो आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो उसके अंदर है कि नहीं है। अगर वो उसके अंदर है तो हम उसकी पोजीशन रिटर्न कर देंगे, और अगर वो नहीं है तो हम उसकी जगह पे एक माइनस वैल्यू रिटर्न कर देंगे, -1, जो ये इंडिकेट करेगी कि वो आइटम उसके अंदर नहीं है। अब अगर हम अपनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को इस एल्गोरिथम के ऊपर देखें तो आप देखेंगे कि पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनपुट है। तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम ने 2 इनपुट लिए, एक तो सेट ऑफ आइटम दैट इज लिस्ट एंड सेकंड द आइटम दैट यू वांट टू सर्च दैट इज द की। So basically it has 2 inputs, list and key, and it has 2 output. अगर आइटम है तो अलग आउटपुट जाएगा और अगर आइटम मिल गया तो अलग आउटपुट जाएगा। अगर आइटम मिल गया तो हम उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे, दैट इज द आई, और अगर आइटम उस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं मिला तो हम एक फिक्स नंबर रिटर्न कर देंगे, दैट इज -1। सो दैट इज द आउटपुट, रिटर्न आई, पोजीशन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट, और -1। तो दैट विल टेल यू कि अगर -1 नहीं है इसका मतलब आइटम जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है और वो उस पोजीशन पे है जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट इज अ फाइनाइटनेस, जो कि हमने बोला था कि एक पर्टिकुलर समय के बाद वो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये पर्टिकुलर कंपैरिजन केवल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी लिस्ट में है उतनी बार चलेगा। तो जो लूप हम जो दिखा रहे हैं, फॉर i = 1 to लेंथ ऑफ लिस्ट, विच मीन्स दैट कि ये पर्टिकुलर कंपैरिजन केवल उतने नंबर ऑफ समय तक चलेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर हैं। इफेक्टिवनेस मतलब कि जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम हर एक आइटम को हर एक एलिमेंट को हम अपने रिक्वायर्ड आइटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं इफ स्टेटमेंट में हम डबल इक्वल कंपैरेटिव ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू है जो इफेक्टिव है। डेफिनेटनेस मतलब कि हर एक इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए। तो यहाँ आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी आप लिस्ट i = की कंपेयर करेंगे आप पाएंगे कि हमेशा या तो आपको ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पे ट्रू फॉल्स दोनों एक साथ मिल जाए। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी एल्गोरिथम है जो कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रही है, इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस एंड इफेक्टिवनेस। बिल्कुल 200 की लिस्ट है तो ज्यादा टाइम लगेगा।
बेटा 5 महक, हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की एल्गोरिथम की। इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डेफिनेटनेस, इफेक्टिवनेस। इनपुट मतलब कि हर एल्गोरिथम कुछ सेट वैल्यू को इनपुट में लेती है। इस एल्गोरिथम में 2 वैल्यू इनपुट में जा रही हैं, सेट ऑफ लिस्ट मीन सॉरी सेट ऑफ आइटम्स एंड दी सर्च आइटम की। सेकंड होता है आउटपुट की, आपकी एल्गोरिथम को कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करना चाहिए तभी वो मीनिंगफुल है। अगर वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगी तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि वो एक फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होती चली जाए, अदरवाइज फिर आपका कंप्यूटर जो है वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और आप कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू राइट इन अ वे दैट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप इट विल टर्मिनेट। इफेक्टिवनेस मतलब कि वो वही काम करे जिसको आप डिफाइन कर रहे हो, मतलब वो रिक्वायर्ड टास्क के लिए जाए। एंड डेफिनेटनेस मीन्स कि आपका एक इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन इतना क्लियर क्लस्टर होना चाहिए कि उसका केवल एक ही मीनिंग निकले, कभी भी एम्बिग्युइटी की सिचुएशन ना हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं लिस्ट आई डबल इक्वल टू की, तो हम हमारे एक आइटम को की से कंपेयर कर रहे हैं, और कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि कोई आइटम नहीं है और वो कंपेयर हो गया, मतलब उसने ट्रू दे दिया, और वो है और उसने फॉल्स दे दिया। So that should not happen. So definiteness means that every instructions that you are writing should be crystal clear and unambiguous. जैसे एल्गोरिथम को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट, सूडो कोड या फिर प्रोग्राम के थ्रू भी हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्राम के थ्रू एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाती है, इसलिए हम उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो हमारे पास 2 मोस्ट प्रेफरेबल तरीके हैं, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे इन चीजों को। फ्लो चार्ट में हम अपने सॉल्यूशन प्रोसीजर को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हम कुछ बॉक्सेस का यूज करते हैं, कुछ ग्राफिकल कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को ग्राफिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए जो लेमेन लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, हम उनके लिए फ्लो चार्ट ज्यादा कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको इजीली समझ में आ जाती है। सूडो कोड हम बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए बनाते हैं जो कि कंप्यूटर्स के जानकार होते हैं, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज पता होती है। क्योंकि हम सब लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इसलिए हम सूडो कोड में ही बात करेंगे, हम किसी एक नॉन कंप्यूटर पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज होगी एल्गोरिथम लिखने की, वो सूडो कोड होगी, ना कि फ्लो चार्ट होगी। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक लेमैन के लिए the person who is not really expert in computer terminology and computer technology, and that is easy to understand that. But अगर हम इसी चीज को लेके प्रोफेशनल साइड जाएं तो it's become really hard to update because you have to make lots of graphical changes कि अगर हमें उसमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। और दूसरा ये होता है कि it is also very hard to map into the code. So basically this is not the language which is preferred by computer professionals, although this is preferred by the marketing guy जो कि प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, जो अपने क्लाइंट को समझाते हैं। और ना सूडो कोड उसका बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ जो डिसएडवांटेज फ्लो चार्ट के हैं वो एडवांटेज हो गए हैं सूडो कोड के, मतलब इट इज इजी टू अपडेट है और ये क्लोज टू कोड कंस्ट्रक्ट होती है। तो जिस तरीके से हम कोड में फॉर लूप यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, उसी लैंग्वेज में हम सूडो कोड लिखते हैं, तो इसकी मैपिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन जो एडवांटेज फ्लो चार्ट के थे वो इसके डिसएडवांटेज है कि इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो जो लेमैन होते हैं, जो नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको समझाना थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन है फ्लो चार्ट और सूडो कोड में। जब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं किसी एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, और इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था कि प्रोग्रामिंग इज एन ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि अगर मैं एक ही प्रॉब्लम आप 200 बच्चों को देता हूँ तो 200 नहीं तो कम से कम 20 अलग अलग सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि उन 200 बच्चों के दिमाग कम से कम 20 तरीके से तो चलेंगे, जो उस प्रॉब्लम को 20 परसेप्शन, अलग अलग परसेप्शन से देखेंगे और उसको अलग अलग तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे पास 20 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। यानी कि एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सुलझाया जा सकता है। अगर एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सुलझाया जा सकता है तो उस तरीके को तरीके से लिखा भी जा सकता है, वो कई तरीके से लिखा जा सकता है। मीन्स यू कैन हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। जैसे जब हम शॉर्टिंग या सर्चिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि हमारे पास एक से ज्यादा तरह की एल्गोरिथम है सर्च करने के लिए भी और शॉर्ट करने के लिए भी। तो ये डिस्कशन हम तो क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है, कौन सी एल्गोरिथम बुरी है, और उसको हम कैसे कंपेयर करें। तो बेसिकली एल्गोरिथम को हम 2 पैरामीटर पे जज करते हैं, या जो हमारी कसौटी है उसको वेरीफाई करने की, वो 2 है। पहले हम देखते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज द टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम टू जनरेट द सॉल्यूशन,
कि उसको सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए कितना समय लगा है, ये पता करना। पहली चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, पहली कसौटी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और दूसरी कसौटी है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि उसने कितना स्टोरेज डिमांड किया ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले के जमाने में बहुत असेंशियल हुआ करती थी क्योंकि मेमोरी बड़ी महंगी हुआ करती थी बेटा। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो एक फ्लॉपी आती थी जो कि 5 MB कैपेसिटी की होती थी और वो भी 50 रुपए की आती थी। और 3.5 MB आप इमेजिन कर सकते हो, आज के मोबाइल से अगर आप फोटो भी खींचते हो तो वो 17 MB का होगा, मतलब वो एक फोटो भी नहीं आएगा 6 फ्लॉपी में। आप इमेजिन करिए इस चीज को। तो पुराने जमाने में चूंकि मेमोरी बड़ी कॉस्टली हुआ करती थी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करता था, बट नाउ थैंक्स टू दिस डेवलपमेंट ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी और अब हम हमारे पास काफी इफिशिएंट मेमोरीज हैं, हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स हैं, हमारे पास मैग्नेटिक ड्राइव्स हैं और वो चीप भी है। तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को उतना अटेंशन नहीं देते, हम जितना अटेंशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देते हैं। तो किसी भी एल्गोरिथम वो बेसिकली टाइम पर ज्यादा फोकस करते हैं ना कि स्पेस पे, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर इन दोनों पैरामीटर को लेके चलता है, टाइम को भी लेके चलता है और स्पेस को भी लेके चलता है। तो जो भी सॉल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी हम एल्गोरिथम जनरेट कर रहे हैं, दैट शुड बी स्पेस एफिशिएंट एंड इट शुड आल्सो बी टाइम एफिशिएंट, कि ये कम से कम समय में इवैल्यूएट हो और कम से कम स्पेस में इवैल्यूएट हो। जब हम बात करते हैं कम से कम स्पेस की, इसका मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स आना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट आना चाहिए। और जब हम बात करते हैं टाइम की, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स में या मिली सेकंड्स में या नैनो सेकंड्स में एग्जीक्यूट हो। This is not related with the number of steps that you carried out. It is related with the time that it can be computed. So basically, algorithm efficiency is judged on two parameters: time complexity and space complexity. Now let's back to the data structure. So now we are good with what is data structure. So data structure is basically an organization of data into the computer memory. Now we are good with algorithms. So algorithms are nothing but a solution procedures, and these solution procedures are coded in a step-by-step format. And when we talk about the judgment of the procedure, so we judge the procedure by two things: the time taken by the procedure to give you the result and the space taken by the procedures to give you the result. So space and time complexity are become the two parameter of algorithm. And when we talk about the characteristics, so input, output, finiteness, definiteness, and effectiveness, these five becomes the characteristics of the algorithm. So remember, characteristics are the different thing and the judging parameters are the different thing. Now with this we go for the data structure. So because when we define the data structure, तो हमने बोला था ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो फिजिकली डेटा मेमोरी में कैसा भी पड़ा हो सकता है, लॉजिकली हमें उस तरीके से देना है ताकि उसका एक्सेस ईज हो जाए, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन इफिशिएंटली परफॉर्म किए जा सके। जब हम बात करते हैं लॉजिकल यूनिट की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, तो हमारे दिमाग में आते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल यूनिट। ओके, तो जब हम बात करते हैं लॉजिक की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मेमोरी को, मेमोरी में एक्सेस पैटर्न को हम फिजिकली डिफाइन कर रहे थे। जैसे मेमोरी एक फिजिकल यूनिट होती है जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बाय 1 स्टोर करते हैं और 1 बाय 1 उसमें। तो क्या हम इस एक्सेस पैटर्न के लिए भी प्रोग्राम लिख सकते हैं ताकि उसका एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हो जाए? तो डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि उसका एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक लॉजिकल एक्सेस पैटर्न डिफाइन हो जाए। तो मैंने आप लोगों के साथ जब ये क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको साथ डेटा टाइप्स को शेयर किया था। और ध्यान रखना, कंप्यूटर की दुनिया में ये जो डेटा वर्ड है बेटा, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि पूरा जो कंप्यूटर है वो इस डेटा के चारों तरफ घूम रहा है। जब पहले दिन आए तो हमसे डेटा बोला गया, अगले दिन आए तो हमसे डेटा टाइप बोला गया, अगले दिन आए तो हमसे डेटा स्ट्रक्चर बोला गया, अगले दिन आए तो हमसे डेटा बेस बोला, थोड़े और आगे गए तो हमने लोगों से बोला डेटा वेयर हाउस, फिर हम गए तो डेटा माइनिंग, फिर हम हुए तो डेटा डिजिटाइजेशन, फिर हम आए तो बिग डेटा। और यू नो वी कैन नॉट like run with this word data. So data is an essential thing and data is nothing but a simple value. So what I was saying, like मैंने जब पहले दिन आपको डेटा टाइप बताया था तो मैंने आपको बोला था कि डेटा टाइप दो तरह की चीजें डिफाइन करते हैं। पहली चीज ये होती है कि वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम इंटीजर के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन रियल नंबर के ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने वेरिएबल को इंटीजर बनाओगे तो मॉड्यूलस अप्लाई है, अगर आप अपने इंटीजर को, अपने वेरिएबल को फ्लोट बनाओगे या रियल बनाओगे तो फिर आपके ऊपर वो अप्लाई नहीं। तो डेटा टाइप्स जो होते हैं वो दो तरह की चीजें डिफाइन कर रहे हैं, द टाइप ऑफ वैल्यू एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन।
अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर की, तो हम उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल्सो डिफाइंस टू थिंग्स। अब फर्क तो कितना हो गया, डेटा टाइप एक वैल्यू को डिनोट कर रहा था, डेटा स्ट्रक्चर कई सारी वैल्यू के ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें आप लोग कि डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक वैल्यू की बात करते हैं और एक वेरिएबल की बात करते हैं, लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हम एक ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं ताकि हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़े। तो जहां डेटा टाइप केवल टाइप ऑफ वैल्यू और उसके ऊपर ऑपरेशंस को डिफाइन कर रहा था, यहां हम ऑपरेशंस को ना यूज करते हैं, हम उसके एक्सेस पैटर्न को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह की वैल्यू जाएंगी, और दूसरा उन वैल्यूज को एक्सेस करने का पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब वो किस तरीके से एक्सेस की जा सकती है। और ये सारा कुछ लॉजिकल होता है, मतलब ये सारा कुछ लॉजिकल है, तो लॉजिकली ही हम उसको स्टोर कराते हैं और लॉजिकली हम उसके एक्सेस पैटर्न को डिफाइन करते हैं। और जैसे ही हम लॉजिकल की बात करते हैं, हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, मतलब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हर एक तरह के डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए भी हमने एल्गोरिथम्स बनाई है कि उस डेटा स्ट्रक्चर के एक्सेस पैटर्न को डिफाइन करने की एल्गोरिथम क्या है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन केवल डेटा क्या ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन नहीं करता, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता कैसे है, बाय टू थिंग्स, बाय डिफाइनिंग द टाइप ऑफ वैल्यू एंड डिफाइनिंग द एक्सेस पैटर्न ऑफ दोज वैल्यू, कि वो वैल्यू किस तरीके से एक्सेस की जाएंगी, इस तरीके से ही हम उसको एक्सेस करेंगे और दूसरे तरीके से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एंड दिस इज द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन गिवन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं कि सर ये डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ डेटा करता है, तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा आप समझ गए कि मैनेजमेंट में कैसे कर रहा है, बाय डिफाइनिंग दी एक्सेस पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रहा है, दैट वी विल डिस्कस कि वो उसको लीनियरली ऑर्गेनाइज करता है या नॉन लीनियरली ऑर्गेनाइज करता है। तो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हमारी डेटा स्ट्रक्चर फैमिली में दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जब हम एक सिक्वेंशियल पैटर्न में डेटा को रखें, एक के बाद एक रखते चले जाएं और एक 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 सीक्वेंस जनरेट हो जाए, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। वो एक ही लाइन में होता है, वो किसी एक एक्सेस में ही बढ़ता है, वो चाहे एक्स एक्सेस में बढ़े चाहे वो वाई एक्सेस में बढ़े। जब हम क्यू की बात करते हैं तो वो एक्स एक्सेस में बढ़ता है, जब हम स्टैक की बात करते हैं तो वो वाई एक्सेस में बढ़ता है। बट द ग्रोथ ऑफ एलिमेंट विल गो इनटू अ वन डायमेंशन, आइदर इट विल बी एक्स एक्सेस और इट विल बी वाई एक्सेस, दैट विल नॉट ग्रो इन मोर देन वन डायमेंशन। और जब भी हम सिंगल डायमेंशन की बात करते हैं तो हम उसको लीनियर बोलते हैं, और इसीलिए इन डेटा स्ट्रक्चर्स को हम बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ना अगर हम अपने पैटर्न को एक से ज्यादा डायमेंशन में एक्सपोर्ट कर सकें तो हम उसको नॉन लीनियर बोलते हैं बेसिकली। अब अगर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास दो होते हैं, ट्री एंड ग्राफ, और इनको हम रोज एक एक को पिक करेंगे और रोज एक एक को समझेंगे और उसके एक्सेस पैटर्न को समझेंगे कि हम कैसे करते हैं। आज का सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर है, और एरे के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा टॉक रखा है। ऑब्वियसली पाइथन में वैसे एरे का कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि हम लिस्ट यूज करते हैं, और पाइथन में एरे को डिफाइन करने के लिए एक पूरा सेपरेट मॉड्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं numpy, जिसे बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन बोला जाता है, और जहां पर हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम सीक्वेंस ऑफ डेटा को डिफाइन कर सकें विच इज ऑफ सेम टाइप। और बेसिकली द numpy इज अ कलेक्शन ऑफ methods, functions and modules to operate arrays. तो वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे, हाई डायमेंशनल एरे, ये सारे कलेक्शंस वहाँ होते हैं। अगर कभी हम फ्यूचर एडवांस सेशंस के बारे में बात करेंगे पाइथन में, जहाँ पर मैं या तो पांडास या numpy या और किसी पैकेज को एक्सप्लेन करूंगा, तो हम किसी एक पैकेज के ऊपर भी एक 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, एंड यू विल गेट प्रोफिशिएंट इन दैट। So if you wish, then we will talk about that later. But currently we will focus on these things. So data structure family को अगर हम देखें तो मैंने इसको स्पेशली इसलिए बोला कि अगर हम सी के टर्मिनोलॉजी में अगर हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम यहाँ एक और डेटा स्ट्रक्चर देख रहे होते जिसको हम एरे बोलते हैं बेसिकली। लेकिन पाइथन में चूंकि एरे का कोई कंसेप्ट नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा रखा है, और पाइथन में हम बेसिकली लीनियर में 3 ही डेटा स्ट्रक्चर्स रखेंगे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि हम पाइथन में एरे डेटा टाइप भी कैसे बना सकते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब कि आप उस डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएं, उसका एक्सेस पैटर्न डिफाइन करें और उसको ले जाएं। तो अगर हम डेटा टाइप को क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करें तो बेसिकली हम उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरफ ले जा सकते हैं। हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में ये समझा था कि ऑब्जेक्ट बेसिकली एक तरह की यूनिट है जिसका कुछ खुद का कुछ बिहेवियर होता है, खुद की कुछ स्टेट होती है।
तो यहाँ हम डेटा स्ट्रक्चर को भी एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो डेटा स्ट्रक्चर के पास कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का अपना खुद का एक एक्सेस पैटर्न होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बोल सकते हैं। तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन करना शुरू करेंगे, जहां पर उसके स्टेट्स जो है, उसके डेटा मेंबर्स जो है, वो उसकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे और उसके एक्सेस पैटर्न को उसकी मेथड्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। सो दिस इज कंबाइंडली कलेक्टिवली कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. So when you look the whole concept of data structures with the eye of object oriented programming, तो फिर एक नई टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. क्योंकि डेटा टाइप हमने पहले पढ़ा, जैसे इंटीजर डेटा टाइप है या रियल डेटा टाइप है, फ्लोट है, तो वो भी दो ही चीजें डिफाइन कर रहा था, टाइप ऑफ वैल्यू, द काइंड ऑफ ऑपरेशन. यहाँ मैं काइंड ऑफ ऑपरेशन को एक्सेस पैटर्न बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ वैल्यू तो सेम ही चीज है. इसको मिक्स करने के लिए हमने वो क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लिया और इस पूरे सिस्टम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नजर से जब देखा तो डेटा स्ट्रक्चर को हम एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के फॉर्म में प्रेजेंट करने लगे. दिस इज व्हाट एंड वी विल सी दैट हाउ वी कैन डू दैट. तो लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में तीन कैटेगरी रख रहे हैं हम पाइथन में, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. एंड हम समझ चुके हैं कि हम बेसिकली ऑपरेशन कौन से परफॉर्म करना चाहते हैं. तो दीज आर जस्ट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो हमें ये अलग अलग पैटर्न देंगे कि आप डेटा को किस तरीके से रख सकते हैं. अल्टीमेटली हम उनके ऊपर वो ऑपरेशन चार ही परफॉर्म करने वाले हैं: ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन. दीज आर द फोर ऑपरेशन दैट वी वांट टू परफॉर्म ऑन एवरी डेटा स्ट्रक्चर. बिकॉज डेटा के साथ दो ही ऑपरेशन होंगे, रीड एंड राइट, और ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम चार तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे: ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन. तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के रेफरेंस में हम ये समझेंगे कि ये चार ऑपरेशन उसके एक्सेस पैटर्न पर कैसे एक्सेस अप्लाई होते हैं और वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है. तो लिंक लिस्ट भी देखेंगे, स्टैक भी देखेंगे, क्यू भी देखेंगे, ट्री भी देखेंगे, वो ग्राफ भी देखेंगे. और ये फैमिली होती है डेटा स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम प्राइमरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: लीनियर एंड नॉन लीनियर. So like linear, as I said, we will run into a single dimension. This is what we call a linear. जैसे कि आप यहाँ एक ट्रेन का एग्जांपल देख पा रहे होंगे. This is the elements. आप कंसिडर कर रहे हैं कि हर एक बोगी एक एलिमेंट है, वो एक के पीछे एक जमाते चले जा रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, एक लाइन सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, and that's why we call it as a linear. Array, I will talk about this, and I will also share that how we can really construct our own abstract data type that behaves like an array. और आज की नोटबुक पे हम वही डिस्कस करेंगे बेसिकली. दिस इज लिंक लिस्ट एंड दीज थिंग्स वी विल टॉक इन डिटेल लॉट व्हेन वी विल सी दीज टॉपिक्स इंडिविजुअली वन बाय वन. दिस इज स्टैक. So in the linked list, as you can see, the elements are linked with one another. Linked lists are basically to overcome the deficiency of array. So we will have a small talk about array, and then I'll tell you then what's the limitations and how they can be overcome by the linked list. So you see, like when we talk about linked list, you can add any element at any place. Means you can insert at the very beginning, like here. Just show me. Means you can let me delete it. You can insert a new element here at the beginning of list. You can insert in between, you can insert at last. So linked list basically gives an access pattern where you can perform insert operation anywhere. You can perform delete operation anywhere. You can perform update operation anywhere. And traversing is like you start traversing the element one by one, likewise, until you reach to the null argument. So we will talk about the terminology of linked list when we discuss about the linked list individually. ये टर्मिनोलॉजी क्या होती है, नल किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं, डेटा क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैसे कहती है, ये सब हम समझेंगे. बट अभी आप इतना समझें कि लिंक लिस्ट आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कहीं भी इनपुट ले सकते हैं, कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप डिलीट कर सकते हैं और कहीं भी जाके आप अपडेट कर सकते हैं. बट अगर मैं इस एक्सेस को थोड़ा लिमिट कर दूं, मतलब तो मेरे पास एक दूसरा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है जिसको स्टैक कहते हैं. और स्टैक का सबसे सिंपलेस्ट और फेवरेट एग्जांपल जो दिया जाता है वो जाता है जब भी आप बफे में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली कोरोना सीन में हम नहीं जा पा रहे हैं. जब भी हम बफे में जाते हैं तो वहां पर जो प्लेट्स रखी रहती हैं वो स्टैक्स में रखी रहती हैं, और उसको समझने के लिए हम समझते हैं कि जो प्लेट सबसे पहले साफ करके रखी गई है वो सबसे आखिर में उठने वाली है.
कि हम एक के ऊपर एक प्लेट्स को अरेंज करते चले जाएंगे और ऑब्वियसली हम सब लोग हैं, वी आर ऑल जेंटलमैन, तो हम एक एक प्लेट ही उठाएंगे और हम ऊपर की प्लेट ही उठाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हम नीचे से खींच लेंगे. तो बेसिकली दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैक एंड दिस गिव यू एक्सेस पैटर्न की जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर गया है वो सबसे बाद में बाहर आएगा. तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक एक करके बच्चों को कमरे में भेज रहा हूँ और मतलब एक मेमोरी में अरेंज कर रहा हूँ और जब मैं उनको एक्सेस करने की बात करूं तो मतलब सबसे बाद में मैंने जिस लड़के को भेजा है सबसे पहले वो लड़का बाहर आएगा. तो इसको हम पढ़ते हैं एक्चुअली लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में देखा कि आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे, स्टार्टिंग में, एंड में, इन बिटवीन, कहीं से भी आप डिलीट कर सकते हो, शुरुआत में, आखिर में, बीच में, कहीं भी आप अपडेट कर सकते हो. ये सारे पैटर्न हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिए और हमने एक नया नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोला स्टैक. और फिर हमने बोला कि नहीं भैया, आप अगर इंसर्ट करते हो तो यहीं से होगा, मतलब टॉप ऑफ दी लाइक टेबल. तो अगर मुझे नई बुक रखनी है तो मैं यहीं से रखूंगा और अगर मुझे बुक उठानी है तो भी मैं यहीं से उठाऊंगा. तो वी कैन से दैट इंसर्शन एंड डिलीशंस आर रिस्ट्रिक्टेड एंड दे कैन ओनली बी परफॉर्म्ड at one place or at one point. So इसको हम बोलते हैं stack. We will see that what are the popular operations of stack and how you can define them. Sir, linked list just like a river. Ritik, I don't think so. River will have the good analogy with linked list because list we say is a sequence of discrete elements. So हर एक जो node होता है, हर एक जो element होता है वो discrete होता है अपने आप में, और river जो होती है वो एक तरह की continuous flow है. तो रिवर की एनालॉजी लिंक लिस्ट के लिए देना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लिंक लिस्ट हम डिस्क्रीट एलिमेंट्स को जोड़ के बनाते हैं और रिवर तो ऑटोमेटिक एक कंटिन्यूसली हम कहते हैं सतत धारा है जो बहती चली आ रही है. आई डोंट थिंक सो दैट हैज अ गुड एनालॉजी विथ लिंक लिस्ट. आई होप इट इज क्लियर. ऋतिक, या थैंक यू ऋतिक. LIFO can be the example of cinema hall exit gate near to the last one. I would not say this Mahek also because there is no restrictions that you can only leave from that gate. So that's not the hard kind of things that you always has to follow that rule. So again, I'm sorry that I don't think so that you should give an analogy of cinema hall exit as a stack. Okay? You need to be 100% perfect for that. Yeah, ticket counter is going to be in a queue. We are discussing it. Ticket counter is not a stack basically. So this is queue. This is like a ticket counter or a railway counter. This is what we call FIFO or the first in first out. So we have a new linear data structures, and with this all you can see that the expansion of elements are in single dimension. So what you can say, like you can insert from this end. So if you new user will come, that will be here. Let me draw my bad drawings, and this particular person will exit from here. So we can say that insertion will be at one end and deletion will be from another end. So this kind of the pattern that you get or that you can found is basically in a queue, where again the elements are arranged in a sequence or a linear fashion. But when we talk about how you can insert or how you can delete, you restrict yourself that on one end you insert, on other end you can delete them. So basically this is a different kind of scenario. Yeah, there is a circular queue, there is a doubly linked list also. We will see these types when we discuss them individually, and we have the time where we will discuss them. I'm simply introducing them one by one, so you get a small idea, you get the glimpse of these topics, or you should get prepared for that. So this is queue, and sorry. And this is tree. So tree, we see that tree is a part of nonlinear data structure. We have seen that, and as I said, that tree give you the power that you can actually expand in more than one dimension. So you can see that it is actually growing in two dimensions. It is growing in depth as well as in breadth.
So you can say that it is growing in x direction as well in y direction. So that's why we call it is a kind of non-linear data structures. So anything which grows in a single dimension, it grows in any one axis direction, we call it as a linear. Or anything which can grow in two dimensions or two axes, we call it as a like a non-linear data structure. So this is a tree, and you can see this tree is basically a reverse one. And generally, what kind of trees that we see are generally the reverse, what should I say, the complete opposite of what you can see here. So let me try to change it and bring it to the real world trees. So जो हमारी दुनिया की ट्रीज होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, लाइक वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और आपको पता है। और लेकिन हम जब भी ड्रॉ करते हैं ट्री को तो हम ऊपर से नीचे ही करते हैं, और इसका कोई थंब रूल नहीं है, मतलब कि आपको ऊपर से नीचे ही ड्रॉ करना है। सी दिस इज सिंपली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड it is made for human understanding. So I can do this, like I can draw a tree like this, or I can draw a tree like this also. So whether I change the direction of this, it is not going to change. It always be a tree. It is a tree and it always be a tree. So if you change the direction, nothing is going to change. So as per your understanding, as per your simplicity, as per your like easiness, do whatever you like to do. We people generally prefer this notation. So let me fix it in the correct, okay, correct mode. Okay, so like, and the second nonlinear data structure is a graph. Now, so graph, we say it is again a nonlinear. As you can see that it is also growing in two dimensions. Like it is growing in height as well as in breadth. So it is again, you can see that it's growing in two dimensions. So we can say that graph. And graph, I must say that you should learn it very carefully, because in computer science, graph has the widest applications. Those students who are really at graph theory and graph analysis and graph data structures, they have better programming skills and they have better chance to get higher packages job. So most of the typical problems are actually simplified through graph. So this is my humble request, and I would suggest each and everyone, while learning these things, like please study graph carefully and sincerely, and try to learn the terminology of graph in deep. Now, one question that is coming here, that what's the difference between tree and graph? So as we know that tree is also a kind of graph. The only difference between tree and graph is that in the graph you can see that if I want to address one node from any other node, I can have multiple paths. But in case of tree, I will only have one path. तो ग्राफ में हमें एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में कई सारे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन ट्री के केस में हमें केवल एक ही रास्ता मिलेगा, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ. बेसिकली हम ये भी कहते हैं कि ट्री जो होती है वो सबसेट ऑफ ग्राफ होता है, तो जो ट्री कंस्ट्रक्ट होती है वो ग्राफ से कंस्ट्रक्ट होती है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्री डज नॉट हैव साइकिल, तो इसको हम कई तरीके से बोलते हैं. ट्री इज असाइक्लिक ग्राफ. बेसिकली असाइक्लिक ग्राफ इज अ ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल, और अगर उसमें साइकिल नहीं होगा तो सर्टेनली उसके अंदर एक ही रास्ता होगा किसी दूसरे नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए. इनको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली देखने वाले हैं. तो अभी केवल हम ये समझ रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स कितने तरह के हैं और कैसे कैसे जाएंगे. So these are the basic data structures that we have seen, and now today I will talk about array and the concept of array and how you actually can create an abstract data type as an array. तो जब हम एरे की बात करते हैं तो जिन लोगों को सी या सी प्लस प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है वो समझते हैं. और आई एम डिफाइनिंग एन एरे. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट. व्हेन आई से द होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, दैट मीन्स कि अभी हमने जो लिस्ट देखी, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे इज दैट इन द लिस्ट यू कैन हैव नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, कि आप उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट रख सकते हैं. आप उसमें इंटीजर रख सकते हैं, आप उसमें स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप उसमें रियल वैल्यूज रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं लाइक वाइज. बट इन एरे में अगर मैं कहूँ कि ये एक इंटीजर एरे है तो उसके अंदर केवल इंटीजर वैल्यू ही आएंगी. अगर मैं ये कहूँ कि ये कैरेक्टर एरे तो उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू ही आएंगी. अगर मैं कहूँ कि रियल एरे है तो उसके अंदर केवल फ्लोट वैल्यू ही आएंगी. So the only difference between list and array is like that array is going to have homogeneous data element, या उसके अंदर केवल एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट आने वाले हैं, केवल एक ही तरह के एलिमेंट समाने वाले हैं. That's the only difference between list and array. But when we go forward, जो मैंने बोला था कि जैसे हमारी चेतना बढ़ेगी, when we become more intelligent,
we try to address the characteristics of the array. तो जब हम array को पढ़ते हैं, especially in the form of C and C++, we don't have any concept of array in Python. I'm sorry for that, and Python is also sorry for that. But later on, due to the importance of array, Python has to launch one package named NumPy that supports the array functionality. क्योंकि array को आप आसानी से छोड़ नहीं सकते. Array is I must say like is the most important unit of programming, and it facilitate lots. मतलब ये इतना facilitation देती है कि आप complex से complex problems को आप बहुत simplify तरीके से solve कर सकते हो अगर आप array का use करते हो. So array, I must say, it's the biggest applicable data structure, especially in the field of computer science. And I must say, it is not in the computer science, especially in the field of data science and machine learning. So we cannot live our life, especially I cannot live, if I say that I am a data scientist and I am a machine learner aspirant, I cannot survive my life without array. तो array को हम समझेंगे जब हम characteristics को पढ़ने जाते हैं तो array की दो characteristics होती हैं जो essential हैं, जो उसका एडवांटेज भी है और उसका डिसएडवांटेज भी है. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एरे की वो ये कहती है कि एरे की साइज फिक्स होती है, यानी कि आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको 100 एलिमेंट चाहिए, आपको 25 एलिमेंट चाहिए, आपको 50 एलिमेंट चाहिए, आपको 500 एलिमेंट चाहिए. ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरे. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि अभी हम जो बात कर रहे थे फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, एरे के केस में जो आपका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वही आपका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. कहने का मतलब कि जो एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो एरे पे वो एक के बाद एक, एक के पीछे एक लिखे जाएंगे. मीन्स इट्स लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जैक्टली सेम एज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. So these are the two essential characteristics of the array. They come as an advantage and they also come as a disadvantage. Now they come as an advantage because if you have a pre-idea about the number of elements required for your problem, that's really become very easy. And because you have a continuous memory allocation, तो अगर आपको एक भी एक्सेस का एड्रेस पता है, एक भी एलिमेंट की लोकेशन पता है, तो आप पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये सब एक के पीछे एक लेके रहते हैं, एक के पीछे एक खड़े रहते हैं. तो जैसे हम शक्कर की बोरी का एक धागा पकड़ के पूरी बोरी का मुंह खोल देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही एरे खुल जाती है. जैसे ही हम किसी एक एरे को पकड़ते हैं पूरे एलिमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं. तो एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट इज रियली वेरी बिकम इजी. और इसके साथ उसमें रैंडम एक्सेसिंग भी आ जाती है बिकॉज वी कॉल इट इज एन सबस्क्रिप्ट इंडेक्स वेरिएबल. तो जैसे हमने लिस्ट में देखा कि हम एक एलिमेंट को एक इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, हर एक इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एरे में भी हमें हर एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं और इंडेक्स को सप्लाई करके हम उसको एक्सेस करते हैं. तो मैं कह रहा था एरे की दो एडवांटेजेस हैं. पहली तो उसकी कांस्टेंट साइज है, दूसरा उसका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है. ना यही एडवांटेज है और यही हमारे डिसएडवांटेज बन गए. डिसएडवांटेज कैसे बन गए कि मान लो हमें पहले से पता नहीं है कि हमें कितने नंबर स्टोर करना है, तो हाउ कैन आई डिसाइड. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक अपर बाउंड लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम मुझे 1000 एलिमेंट चाहिए पड़ेंगे. लेकिन जब मैं एक्चुअल प्रोग्राम में गया तो मुझे पता चला कि 500 ही एलिमेंट की रिक्वायर्ड, तो 500 जगह खाली पड़ गई. मतलब हमने इतना बड़ा मकान बना लिया उसके का मतलब ये सोच के कि हमारे घर में मेहमान आएंगे और हमें जरूरत पड़ेगी 15 कमरों की. लेकिन बाद में पता चला कि 5 ही मेहमान आए तो 5 ही कमरे की जरूरत पड़ी और 10 कमरे फालतू में पड़े रहे और जो कि धूल खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं. तो यही हालत हो जाती है एरे में जब हमें ये पता ना हो कि हमारे घर में कितने मेहमान आने वाले हैं या हम कितने एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं. तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह आया क्योंकि हमें इसकी कांस्टेंट साइज देना पड़ता है. इसका दूसरा रिपल केस भी हो सकता है कि हमने 5 कमरे बनाए और मेहमान 15 आ गए, तो भी प्रॉब्लम हो गई. मींस डायनेमिकली वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे. तो भी हम ये कह सकते हैं कि लाइक हम फंस गए और नाउ वी कैन नॉट एक्सटेंड इट. तो इसका एक एक्सटेंशन बाद में आया जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक एरे, अमोर्टाइज एनालिसिस कंसेप्ट में. But I think that discussion is beyond the scope of this course, so I'm not taking you at that direction. Later on, sometime if we get the chance, we will definitely discuss that. तो ये पहला डिसएडवांटेज. दूसरा डिसएडवांटेज कंटिन्यूअस लोकेशन. यही इसका एडवांटेज है. ये हमें पावर देता है कि अगर हम एक एलिमेंट को पकड़ लें तो हम पूरे एलिमेंट को खींचते चले आएंगे, उनका एक्सेसिंग बड़ा इजी हो जाएगा. लेकिन अगर मान के चलो कि आपका कंटिन्यूअस एलोकेशन कंपलसरी कर दिया जाए तो आपकी मेमोरी में मान के चलो 500 MB की जगह है लेकिन वो इकट्ठी नहीं है. कहीं 100 MB पड़ी है, फिर 150 MB पड़ी है, फिर 100 MB पड़ी है, फिर 150 MB पड़ी है और बीच बीच में मान लो कि कुछ और प्रोग्राम रेसिडेंस कर रहे हैं. अभी हम जानते हैं जब हम प्रोग्राम में
मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, और स्पेशली जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग में डील करते हैं तो प्रोग्राम इन आउट होते हैं आपकी रैम से, और कई बार गार्बेज एरिया पड़ा हुआ होता है और हम अपनी मेमोरी को फ्लश नहीं करते तो वो स्टिल वहाँ ऑक्यूपाई करते हैं, एंड यू नेवर गेट दिस कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। नाउ यू हैव 500 MB मेमोरी इन योर रैम एंड योर एरे रिक्वायरमेंट इज ऑफ 200 MB। तो एसेंशियली तो आप उस रिक्वायरमेंट को फुल कर पा रहे हो, लेकिन वो 200 MB कहीं पे भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं पड़ी है। तो उस केस में क्या होगा कि आप उस एरे को अलोकेट ही नहीं कर पाओगे, उसका स्टैटिक अलोकेशन होगा ही नहीं, उसका कंपाइल टाइम अलोकेशन होगा ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम रन होना ही स्टार्ट नहीं होगा। तो जो चीज हमारा एडवांटेज थी, जो कि हमें ये पावर दे रही थी कि हम एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और पूरे एलिमेंट को खींचते चले आएंगे, वो ही चीज अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें कंटिन्यूअस मेमोरी सफिशिएंट स्पेस में नहीं मिल रही है। ऑल्दो हमारे पास उतनी मेमोरी है, लेकिन हमें कंटिन्यूअस स्पेस में नहीं मिल रही है, तो हम अपने मेमोरी को अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और स्टैटिक अलोकेशन भी नहीं हो पा रहा। तो एरे की ये दो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको समझाई, लाइक कांस्टेंट मेमोरी एलोकेशन और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, सॉरी कांस्टेंट साइज एंड कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये दोनों एडवांटेज भी हैं और दोनों डिसएडवांटेज भी हैं, और यही एरे की ब्यूटी है कि जो उसकी ताकत है वही उसकी कमजोरी है, और जो उसकी कमजोरी है शायद वही उसकी ताकत है। फिर बात करते हैं हम कि अगर हम एरे को एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह लें तो हम अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो डेटा, मैंने आपको बोला कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो वो 1 by 1 स्टोर होगा। ये पॉसिबल है सी और C++ में, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने एरे का मिलता जुलता एक टाइप देखा है, वो है लिस्ट, और उसमें हमने ये चीजें देखी है कि लिस्ट और एरे में काफी सिमिलरिटी है, केवल एक सिमिलरिटी नहीं है, और वो ये है कि लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को डाल सकते हैं, लेकिन एरे के अंदर हम केवल एक ही तरह की वैल्यू को डाल सकते हैं। तो अगर हम अपने डेटा टाइप को डिफाइन करते समय ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आप केवल इसमें एक ही तरह की वैल्यू डालें, तो मेरे हिसाब से लिस्ट एरे बन जाएगी और हम वो सारे काम कर पाएंगे जो कि हम एरे के साथ करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम काम क्या करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बोला कि हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम ट्रैवर्सिंग करना चाह रहे हैं, हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं, हम डिलीशन करना चाह रहे हैं, और अपडेशन करना चाह रहे हैं। दीज आर द 4 ऑपरेशंस व्हिच आर required for any data in computers, and we want to do these 4 operation efficiently. That's it. तो इन्हीं 4 ऑपरेशंस को लेके और इन्हीं सब कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई, इसको लेके अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक की तरफ चलते हैं और हम एरे को एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, मतलब कि अब हम डेटा स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नजर से देखना शुरू कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नजर, यानी कि अब हम जो भी चीजें डिफाइन करेंगे, हम जो भी प्रोग्राम डिफाइन करेंगे, वो हम क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे। दैट्स इट। इसीलिए मैंने लास्ट सेशन आपको रखा था। और मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ नहीं होती बेटा, एरे ऑफ एरे इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर आप 2 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे इज 2D एरे, एरे ऑफ 2D एरे इज अ 3D एरे, एरे ऑफ 3D एरे इज अ 4D एरे। तो ऐसे करके आप मल्टी डायमेंशन बनाते चले जाओ। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको रूट पता चल जाता है तो हम उसके ऊपर बिल्डिंग आसानी से बना सकते हैं। सर, लिंक्ड लिस्ट कैन स्टोर डेटा इन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यस, लिंक्ड लिस्ट कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में डेटा स्टोर नहीं करती है। जो भी मैंने आज एरे के बारे में बताया उसको ध्यान रखना, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होगा। ओके गाइस? Okay, so this particular notebook I have especially written for array, and in this you see how we can use class and objects to implement array data structure. I am not saying array, I am saying array data structure. और जब मैं बात करता हूँ array data structure की, मतलब मैं ये बताऊंगा कि मैं किस तरह के डेटा को ले रहा हूँ और उसका एक्सेस पैटर्न क्या होने वाला है। No, we don't require to mention the type of element. See, Python is the dynamic typecasting language. Okay, so let's start this notebook exercise. As you can see, यहाँ पे मैंने लिखा है an array is a linear data structure that is used to store similar data within it. Now you need to understand this thing, similar data. अगर हम इंटीजर लिख रहे हैं तो इंटीजर ही रखेंगे, फ्लोट रख रहे हैं तो फ्लोट ही रखेंगे, कैरेक्टर रख रहे हैं तो कैरेक्टर ही रखेंगे, स्ट्रिंग रख रहे हैं तो स्ट्रिंग ही रखेंगे। An array is stored such that the position of each element can be computed from its index using mathematical formula. And this is the property of an array that you have studied in C and C++. It is very much similar to the property of list that you have studied in Python. So we are using list to implement this. जब हम array data structure को create करेंगे तो मैंने बोला था कि 2 चीजें important होती हैं array में। एक उसकी
नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज व्हाट वी कॉल अ साइज. यहाँ पर मैंने उसको लेंथ बोला है, दैट इज कांस्टेंट. एंड सेकंड इज द डेटा, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू हैव. And with this, I'm going to implement these following methods on it. First one is a get. This is simply a traversing. या आप किसी भी एलिमेंट को ट्रेवर्स कर पाओ, उसको देख पाओ. ये हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा, आखिर में एंड करना, आखिर में डिलीट करना, बिगनिंग में इंसर्ट करना और बिगनिंग में डिलीट करना. ये हमारे ऑप्शंस है. जब हम अपडेट की बात करते हैं तो हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू किसी को अपडेट भी कर सकते हैं. दैट्स इट. तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात कर रहे थे. तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम उसके प्राइवेट मेंबर्स को उसका डेटा बनाएंगे और उसके एक्सेस पैटर्न को उसकी मेथड्स बनाने वाले हैं. दैट्स इट. तो आप उनको केवल उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक क्लास डिफाइन की है, एज यू कैन सी हियर, जिसका नाम है एरे. सिंपल. और सबसे पहले मैं अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, as you can see, with underscore init. Self is my this pointer, similar to this pointer. That takes two parameter. One is the length, which is the size of array, and second is the data. Data here the number of elements, and here we are taking the help of list to store these elements. Init beta constructor होता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज और क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और सेल्फ रेफरेंस पॉइंटर होता है आपके ऑब्जेक्ट का. सबसे पहले हम इसकी पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं, दैट इज टू गेट फंक्शन. और गेट फंक्शन में हमें पता है कि अगर हमें एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम उसको उसके इंडेक्स नंबर से रेफर कर सकते हैं. तो ये फंक्शन आपसे केवल इंडेक्स मांगेगा. ओके, एज यू कैन सी, सेल्फ इज द पॉइंटर. ये बेटा डबल अंडरस्कोर साइन हम लिखते हैं क्योंकि हमने देखा था पाइथन में जो 3 तरह के स्पेसिफायर होते हैं वो बेसिकली अलग से डिक्लेयर नहीं किए जाते, वो इन सिंबल से नोटिफाई किए जाते हैं. अगर डबल स्कोर साइन है, इसका मतलब ये प्राइवेट मेंबर है. अगर हम एक अंडरस्कोर साइन यूज कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर है, और अगर हम कोई अंडरस्कोर साइन यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पब्लिक मेंबर है. जैसे यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये प्राइवेट मेंबर है, और ये जो नया फंक्शन में डिफाइन करूंगा दैट बिकम अ पब्लिक, सो इट कैन बी एक्सेस through outside. We are not using pointers, beta. See, this is a reference. Okay. See, if you know C++, we know call by value, call by reference, and call by address are the 3 things. So this is a reference pointer, or reference object बोल सकते हैं आप इसको. Sometimes terminology get mixed. So as you pass the index, you simply display the element on that place. So if you want to access the element of any list, आपको क्या करना है, लिस्ट का नाम लिखना है और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स को पास करना है. तो यही हम कर रहे हैं यहाँ रिटर्न लिख के. तो ये सिंपल सा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, जो फंक्शन का पर्पस है गेट. दैट्स इट. अब अगर मुझे मान लो एलिमेंट के लास्ट में कोई भी एलिमेंट, मतलब इंसर्ट एट एंड, अरे के एंड में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो मुझे वो आइटम चाहिए जो मुझे इंसर्ट करना है. तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, डिफाइन इंसर्ट एंड सेल्फ. अगेन द बाय डिफॉल्ट पैरामीटर दैट एवरी क्लास फंक्शन विल टेक टू रेफरेंस द ऑब्जेक्ट. दिस इज द वैल्यू विच आई वांट टू इंसर्ट. मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लेंथ को 1 से बढ़ाना है. लाइक लेंथ इज बिकम नाउ लेंथ +1, एंड आई कैन डायरेक्टली अपेंड दिस आइटम एट द एंड. सो अपेंड फंक्शन याद है लिस्ट का, जो कि किसी भी आइटम को आखिर में जाके जोड़ देता है. दैट्स इट. So what I am doing, I am simply adding at the end. Now, if I want to delete it, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस आइटम को बाहर निकालूंगा. वो आइटम कैसे निकलेगा, नेगेटिव इंडेक्स 1 से, क्योंकि पाइथन हमें फैसिलिटेशन देती है कि हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम 0 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम -1. तो यहाँ हमने जैसे ही -1 दिया, हम ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए. इसको हमने स्टोर कर लिया कहाँ पर, लास्ट आइटम नाम के एक वेरिएबल में. उसके बाद हमने क्या किया, अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर दिया. शॉर्ट करने के लिए हमने ये स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म किया है, आप देख सकते हैं. स्लाइस ऑपरेशन आपको याद होगा कि हम स्लाइस ऑपरेशन से लिस्ट को कॉपी करते हैं, असाइनमेंट नहीं करेंगे, हम स्लाइस ऑपरेशन से कॉपी करेंगे ताकि ये नई लिस्ट क्रिएट हो जाए. और इसमें हमने उस लास्ट एलिमेंट को बाहर कर दिया, लेंथ -1 को. ओके, तो ये पर्टिकुलर लिस्ट जो होगी वो कहाँ तक जाएगी, लेंथ -1 तक. आखिरी एलिमेंट उसमें नहीं आने वाला.
और बाद में हमने लेंथ को भी कम कर दिया, तो ये हमारी लिस्ट जो है, एरे जो है वो अपडेट हो गई। दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ डिलीट एंड। अब हम बात करते हैं इंसर्ट इन बिटवीन और लाइक डिलीट इन बिटवीन। तो यहाँ पर हम ये एक्सेप्शन जरूर लगा रहे हैं ताकि जहाँ भी आप इंसर्ट कर रहे हो वो लोकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब हम इंसर्ट इन बिटवीन की बात करते हैं तो हमें दो आर्गुमेंट लगेंगे। एक तो वो पोजीशन चाहिए हमें जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, और दूसरा वो आइटम चाहिए जिस आइटम को हमें इंसर्ट करना है। तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर फंक्शन हमसे दो आर्गुमेंट ले रहा है, इंडेक्स और आइटम। नाउ इंडेक्स इज द पोजीशन वेयर वी वांट टू इंसर्ट द न्यू आइटम, and item is the variable item is the element that you want to insert at that location। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो इंडेक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर इंडेक्स 0 से बड़ा है तो ही हम आगे जाएंगे। डेटा जो नया डेटा है उसको हम ये स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर से इंसर्ट कर देंगे। तो पहले हम इंडेक्स तक स्लाइस करेंगे लिस्ट को, फिर एक नया इंडेक्स ऐड करेंगे ये आइटम, और फिर हम बचे हुए को भी यहाँ ऐड कर देंगे विद द स्लाइस ऑपरेशन। ये जो स्लाइस ऑपरेशन हमने लिस्ट में पढ़े थे बस इसी का यूज करना है, दैट्स इट। अगर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो माइनस लेंथ ऑफ है तो भी हम नेगेटिव, मतलब हम बैकवर्ड कलेक्शन में भी आ सकते हैं, उस हिसाब से भी हम उसको इंडेक्स कर सकते हैं। और अगर ये आता है माइनस ऑफ सेल्फ डॉट लेंथ, मतलब कि जो वैल्यू है वो उससे भी ऊपर निकल गई है, तो हम इंडेक्स एरर जनरेट करेंगे एक्सेप्शन में, और फिर हम आउट ऑफ रेंज का मैसेज दे देंगे। सो हियर वी आर एक्चुअली अप्लाइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग pretty much well, and then we are returning the array outside of this code. This is, तो ये इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं एट एनी गिवन इंडेक्स। तो यहाँ आइटम की जरूरत नहीं है, केवल हमें डिलीट करना है। जब हम डिलीट करेंगे तो हम उस आइटम कुछ नहीं करना है, हमें पता है ये वाला इंडेक्स एक्सक्लूडेड रहता है, ओके, और ये इंडेक्स इंक्लूडेड रहता है। ये जो एक्सक्लूडेड इंडेक्स है इसको उचका दो और अगले इंडेक्स से वापस से पीछे से जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स पैरामीटर है वो मतलब गायब हो जाएगा आपकी एरे से, या डिलीट हो जाएगा, और आप फाइनली डिलीट कर पाओगे अपने एरे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने 5 फंक्शन डिफाइन करे थे। गेट, जस्ट टू नो द इंडेक्स ऑफ एनी, जस्ट नो द एलिमेंट ऑफ एनी इंडेक्स। इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट डिलीट, इंसर्ट इन बिटवीन और इंसर्ट डिलीट इन बिटवीन। ये सारे फंक्शंस को उठाकर मैंने एक क्लास में रखा। आपको फाइनल जो क्लास मैंने बनाई थी उसको बनाया। पहले ये कंस्ट्रक्टर है जो कि मेरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। फिर ये 5 फंक्शंस जो हमने बनाए थे, डिफाइन गेट, डिफाइन इंसर्ट एंड, डिफाइन डिलीट एंड, डिफाइन इंसर्ट एंड डिफाइन डिलीट। और सॉरी, दिस वन अपडेट फंक्शन, आई एम सॉरी, दिस वन अपडेट फंक्शन इज वेरी मच सिंपल। जैसे हम किसी भी एलिमेंट को गेट कर पा रहे थे, अगर मुझे अपडेट करना है, मतलब उस वैल्यू को मुझे नई वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो मैं एक और आर्गुमेंट दूंगा इसमें। तो आप देख पा रहे हैं गेट अपडेट में 2 पैरामीटर हैं, एक तो इंडेक्स, मतलब किस वैल्यू को अपडेट करना है, और दूसरा वो वैल्यू जिससे अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम पहले चेक लगाएंगे कि इंडेक्स है कि नहीं है रेंज में। अगर नहीं है तो इनवैलिड दे देंगे और तुमने अपडेट नहीं किया इसको, या अगर ये है तो हमने इसको अपडेट कर दिया, अदरवाइज हमने एक एरर रिप्लेस कर दी, दैट इज इनवैलिड। ये सारे फंक्शंस हमने इसमें डाल रखे हैं, और आखिरी फंक्शन है ट्रैवर्स, जो कि पूरी लिस्ट को 1 ट्रैवर्स कर सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्लास जो है वो कंपाइल हो गई, और अब इस क्लास के लिए मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे? ए असाइन बाय द क्लास नेम एरे। तो ए इज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ array, and now first I am inserting at end। so मैंने 3 एलिमेंट इसमें इंसर्ट किए, A B C। उसके बाद मैंने इसको ट्रैवर्स किया, मतलब उन सबको प्रिंट किया 1 by 1, ओके। फिर मैंने इसकी लेंथ को प्रिंट किया, या हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट आर इन दिस। फिर मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश की एट द लोकेशन ऑफ -5, विच इज रॉन्ग, क्योंकि -5 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता 3 एलिमेंट की लिस्ट में। तो हम देखेंगे कुछ आता है कि नहीं आता। फिर से मैंने उसको ट्रैवर्स कराया, फिर से मैंने लेंथ कैलकुलेट की, फिर मैंने पहले एलिमेंट को डिलीट किया एट 0th इंडेक्स, फिर से ट्रैवर्स किया और फिर से लेंथ प्रिंट की।
इसको रन करेंगे आप तो देखेंगे पहले जैसे ही हमने ये 3 लाइन को एग्जीक्यूट किया 1 2 3 और फिर ये ट्रैवर्स फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो आपको प्रिंट में मिला ABD, दीज आर द एलिमेंट ऑफ एरे। फिर अगला प्रिंट स्टेटमेंट है A लेंथ, how many number of elements are present in array, so you can see here 3 elements are present in array। फिर हमने बोला A डॉट इंसर्ट -5C, मतलब हमने एक ऐसा इंडेक्स दिया इसको विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, तो हमें एक एरर मैसेज मिला दैट इज आउट ऑफ रेंज। फिर से हमने उसको ट्रैवर्स किया ABD, फिर से लेंथ निकाली ABD, फिर हमने डिलीट कर दिया पहला 0th इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स पे क्या है A है, तो ये डिलीट हो गया और प्रिंट कर दिया BD। अब कितने बचे 2 एलिमेंट बचे जिसकी लेंथ कितनी है 2। So that's how we can achieve an abstract data type of array using Python programming. I hope it gets clear to all of you. नहीं बेटा विदाउट क्लास हम एरे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि एरे का कंसेप्ट पाइथन में नहीं होता है। रेज एक कीवर्ड होता है जो एरर को कैच करेगा और वो एरर रेज करेगा बेटा। सेल्फ मैंने बोला है कि जब भी हम सेल्फ एक तरह का जैसे C++ में दिस पॉइंटर होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस की तरह हम यूज करते हैं, यहाँ सेल्फ होता है वो। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो होता है वो सेल्फ के पास चला जाता है और सेल्फ उस पूरे के पूरे रेफरेंस से उसको काम करता है। तो आप एक सेल्फ कीवर्ड की तरह लें दैट एक्ट एज अ रेफरेंस ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। आज का असाइनमेंट ये है कि आपको इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना है कि ये केवल एक ही तरह के डेटा को एक्सेप्ट करे और साथ में कांस्टेंट लेंथ हो। समझ गए? ये जो एरे हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाया है ये एक ही तरह के डेटा को एक्सेप्ट करे और पहले ही हम एक कांस्टेंट लेंथ दे देंगे, उसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन होते रहे वो ठीक है, लेकिन उस कांस्टेंट लेंथ से ज्यादा नहीं जाए। ये असाइनमेंट है जो इस असाइनमेंट को मॉडिफाई कर। ओके गाइस, सो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी पेशेंस एंड नाइस ऑडियंस। कल फिर मिलेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।